थोड़ी देर की तो बाथरूम के सामने लाइन लग जावेगी। क्यों ना सबसे पहले बाजी मार ली जाए। जोर की लगी भी है और सही मौका भी है। यही सोचकर सुमन बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ जाती है, मगर वहां तो पहले से ही उसकी जेठानी, देवरानियां और देवर नरेश पहले से ही लाइन लगाए खड़े थे। अंदर कौन है? होगा कौन, हम सबकी सासू माँ हैं। पर हमका बहुत जोर की लगी है, इसीलिए पहले हमका जाने दो ना। मुझे तो तुझसे भी जोर से लगी है। मैं तो आप सबसे छोटा हूँ भाभी जी, पहले मुझे जाने दो ना। पर हमसे तो अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा, और थोड़ी सी भी देर हो गई तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यह कहकर सुमन दरवाजा खटखटाने लगती है और अंदर से शारदा की आवाज आती है। कौन है? क्या शांति से शौच भी ना करने दोगे? अरे जल्दी से बाहर आओ ना मम्मी जी, बाहर वालों को भी तो पेट का सफाई करना है ना। पता नहीं इस घर में इतनी कंजूसी क्यों है, एक बाथरूम और नहीं बनवा सकते? तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है। शारदा बाहर आती है और सुमन झट से अंदर घुस जाती है। एक बाथरूम और बनवाने की बात किसने कही? ये छोटी भाभी ने कहा था मम्मी जी। सब कान खोलकर सुन लो, इस घर में और बाथरूम कभी ना बनेगा। पर मम्मी जी, पेट की इस गुड़गुड़ का क्या करें? कहीं नंबर लगने से पहले निकल गई तो? निकलने का इतना ही डर है तो कम खाया करो, दूसरा बाथरूम बनाने की बात मत किया करो। पर एक और बाथरूम की जरूरत है मम्मी जी। चुप कर, शुक्र मानो तुम्हें एक बाथरूम तो नसीब है, हमें तो यह भी नहीं था। खुले में शौच जाते थे, खुले में। तभी सुमन की जेठानी पेट पकड़कर लगभग नाचने लगती है और कहती है, लगता है कि आज तो सोशल इंसल्ट हो ही जाएगा। ये कमबख्त सुमन भी तो बाहर नहीं आ रही। यह कहते हुए सुमन की जेठानी दरवाजा ठोकने लगती है और कहती है, पेट खाली कर रही हो या पाउडर लाली लगा रही हो? जल्दी करो भाई, ऐसे तो बाहर ही काम हो जाएगा। तभी नरेश जोर से बदबूदार गैस छोड़ता है। छी छी, पेट है या गटर, कितनी गंदी बदबू है। अरे कमबख्त, रात को क्या खाकर सोया था? पूरे घर में बदबू फैला दी। हाँ, अब मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और सुमन बाहर आती है और उसकी जेठानी अंदर चली जाती है। बाहर आते ही सुमन का फोन बज उठता है। सुधीर भैया, हेलो हेलो, सुधीर भैया कैसे हो? तुम्हारे लिए माँ ने कुछ सामान भेजा है, घर पर देने आऊं क्या? हाँ हाँ, आए जाओ, इस बहाने तुमसे मिल भी लेंगे। कुछ देर बाद सुधीर उनके घर आ जाता है और सुमन उसे देखकर फूली नहीं समाती। वह कहती है, आओ आओ भैया सुधीर, कहो कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बहन, तुम अपना सुनाओ। आओ बैठो भैया, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। यह कहकर सुमन रसोई में चली जाती है और फिर चाय नाश्ता लेकर आती है। दोनों बहन भाई नाश्ता करने बैठ जाते हैं, मगर चाय की पहली चुस्की के साथ ही सुधीर पेट पकड़कर बैठ जाता है। क्या हुआ भैया, पेट में कुछ गड़बड़ है क्या? बहुत बड़ी गड़बड़ी है बहन, बहुत जोर की आई है। जल्दी से बाथरूम बताओ किधर है? वहाँ वो देखो, सामने ही बाथरूम है। सुधीर पेट पकड़कर बाथरूम की तरफ भागता है तो अंदर से दरवाजा बंद मिलता है। सुधीर दरवाजा खटखटाता है और कहता है, अरे अब इसमें कौन घुसकर बैठ गया? खोलो भाई, बहुत जोर की मरोड़ लगी है। अरे सुमन, ओ सुमन, अरे घर में क्या कोई और बाथरूम नहीं है क्या? नहीं भाई, इस घर में तो यही इकलौता बाथरूम है। हाँ, जरा वेट कर भैया, तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। यह सुनते ही सुधीर बौखला सा जाता है और कहता है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वेट करूं। अब तो सार्वजनिक बाथरूम में ही शरण लेनी पड़ेगी। ऐसा कहकर सुधीर पेट पकड़कर सड़क की तरफ भागने लगता है और सुमन उसे आवाज देते हुए कहती है, भैया इस बार माफी दे दियो, अगली बार आओगे तो घर में बाथरूम का दिक्कत ना आएगी। नरेश यह देखकर बहुत अधिक दुखी हो जाता है और खुद को अपमानित सा महसूस करता है। वह अपनी माँ शारदा से कहता है, मम्मी जी अब तो हद ही हो गई, घर आए मेहमानों को भी बाथरूम में जगह नहीं मिल पाती, बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? क्या घर में एक और बाथरूम नहीं बन सकता? कितनी बार बोला है कि नहीं बन सकता?
क्या इसके लिए भी बार बार कहना पड़ेगा मुझे? यह सुनकर नरेश चुप हो जाता है और तभी सुमन उससे कहती है, अब तो इस घर में एक और बाथरूम बन कर ही रहेगा, और देखना ई अम्मा जी अपने हाथों से ही बाथरूम बनवाएंगी। हाँ, पर ये कैसे होगा भाभी? तुम देखत जाओ, ई हमारा नया तरकीब से होएगा देवर जी। एक दिन सुमन घर में नया बाथरूम बनवाने के लिए अपनी जेठानी और देवरानियों के साथ सलाह मशवरा करती है। जेठानी कहती है, पर बाथरूम तो तभी बने ना जब अम्मा जी चाहें। अम्मा जी इसके लिए कभी राजी ना होंगी। हमारी तरकीब काम किया तो देखना अम्मा जी खुद ही बाथरूम बनवाने को कहेंगी। यह सुनकर सुमन की जेठानी और उसकी देवरानियां उसको हैरानी से देखने लगती हैं। तुम्हारे पास ऐसी क्या तरकीब है, जरा हमें भी तो बताओ। सुमन उनको एक कागज की पुड़िया दिखाते हुए कहती है, जानती हो इस पुड़िया में का है? इसमें जमाल घोटा है। हाय राम, जमाल घोटा किसे पिलाएगी मरजानी? ई जमाल घोटा हम सासू अम्मा के खाने में डालूंगी, अब फिर देखना ये उसका कैसी रेल बनाए देगा। बस तुम बाथरूम में उसका नंबर मत लगने देना। हाँ। यह सुनकर सुमन की जेठानी और देवरानियां एक स्वर में कहती हैं, इसकी चिंता तू मत कर बहना, हम सब तेरे साथ हैं। तो समझ लो काम बनी गया। शारदा की चारों बहुएं एक मत से इस प्लान में शामिल हो जाती हैं और फिर सुमन चुपके से उनके खाने में जमाल घोटा मिला देती है। शारदा जैसे ही उस खाने को खाती है, उसके पेट में तुरंत गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। शारदा बाथरूम का दरवाजा ठोकते हुए कहती है, अरे कौन है अंदर? जल्दी से बाहर आओ। काम पूरा होए ले तभी तो बाहर आए अम्मा जी। फूटे नसीब, आज तो कपड़ों में निकल कर रहेगी। उसके बाद सुमन बाहर आती है तो उसकी जेठानी घुस जाती है। शारदा परेशान होकर बोली, अरे तुझसे ज्यादा मुझे लगी है, पहले मुझे जाने दे बहू। ना ना मम्मी जी, मुझे आपसे ज्यादा लगी है। यह कहकर वह बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है और शारदा पेट पकड़कर ऐसे नाचने लगती है जैसे मदारी की डोर से बंधी बंदरिया नाचती है। शारदा दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे रे, बहुत जोर की लगी है। बहू जिद मत करो, दरवाजा खोलो। शारदा की एक बहू बाथरूम से बाहर आती तो दूसरी घुस जाती और वह पेट पकड़कर चिल्लाती रह जाती। तभी नरेश वहां आ जाता है। उसे देखते ही शारदा कहती है, अरे नरेश बेटा, जल्दी से बाथरूम खाली करवा और आज ही एक नया बाथरूम बनवाने का जुगाड़ कर बेटा। अब मैं बाथरूम के लिए कभी मना नहीं करूंगी। हाय। यह सुनते ही बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है और शारदा की चारों बहुएं हंसते हुए कहती हैं, पाए लांगे अम्मा जी, अब तो आप बाथरूम की जरूरत समझ ही गई। हाँ हाँ समझ गई, पर अब जल्दी से हटो और मुझे बाथरूम में घुसने दो। इस तरह शारदा की बहुओं को एक नया बाथरूम बनवा दिया जाता है और उसकी बहुओं को अब उससे कोई शिकायत नहीं रहती। रूपापुर गांव पर अभी शहर की चकाचौंध का पुराने लोगों पर असर नहीं था, लेकिन जवान लड़के लड़कियां टीवी और मोबाइल की बदौलत खूब फैशन कर रहे थे। वहां एक ही नाई था बिरजू, जो एक ही तरह के छोटे छोटे बाल काट पाता या फिर उस तरह चलाकर बिल्कुल गंजा कर देता था। बिरजू का एक बेटा था बलबीर, जो फिल्मी दुनिया में खोया रहता था और कुछ भी नहीं करता था। उसने अपना नाम भी बलबीर से बदलकर फैशन में बॉबी कर लिया था। एक दिन बिरजू ने उससे कहा, बेटा बलबीर, का तुम इसी तरह हमरा जी जलाओगे? कुछ काम नहीं करोगे का? वो गुस्से में चिढ़कर बोला, पहले तो हमरा नाम बॉबी है, बलबीर नहीं, और हम तुम्हारी तरह ही लोगों की खोपड़ी गंजी करने का काम नहीं कर पाएंगे। बिरजू को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, जब तुम अपना काम भी नहीं कर पाओगे तो बेटा यहाँ से निकल जाओ, हम भी अब तुम्हारा बोझ नहीं ढो सकते। बॉबी गांव छोड़कर मुंबई में अपने एक दोस्त के पास भाग गया। 2 साल बाद वो वहां से फैंसी हेयर कटिंग सीखकर वापस गांव में आ गया, क्योंकि मुंबई का खर्च वो नहीं झेल पाया था। उसने गांव में बॉबी हेयर कटिंग सलून के नाम से अपनी दुकान खोल ली। गांव में हलचल मच गई। यार क्या कटिंग करता है बॉबी, एकदम हीरो के माफिक। हाँ यार, आखिरकार फिल्म नगरी मुंबई से कटिंग सीख कर आया है।
अरे सुना है वो अजय देवगन और शाहरुख खान तक की हेयर कटिंग कर चुका है। सब तरह की कटिंग आती है उसको। और वहाँ जाओ तो एकदम रॉयल फील होता है, पंखे की हवा और हर वक्त टीवी और नई फैंसी कटिंग की फोटो की किताब। जैसा पसंद करो वैसा लुक करवा ले। सब लड़के वहीं से कटिंग करवाने लगे। गांव के सब बूढ़े नाराज हो गए। वे सब गांव के प्रधान सोम प्रकाश तिवारी के पास गए। एक बूढ़ा बोला, प्रधान जी, ये बॉबी तो गांव में आग लगाता फिर रहा है। हमरे छोकरे के बाल तो उसने लाल हरे रंग के कर दिए हैं। हमने अपने छोकरे से कहा, ये सब का है, ये बंदर जैसे भेष काहे बनवा के आए हो? तो वो हमसे कहने लगा, कहता है ये तो फैशन है। दूसरे ने शिकायत की, और हमरे सोमू की खोपड़ी पर उसने तो हाथ भर छज्जा बना के चिड़िया जैसा घोंसला बनाया है। पर क्या करे, हम अपने छोरे को नचनिया जैसा देख के डांटे तो वो हमरी पर चढ़ बैठा। कहता है तुम फैशन के बारे में क्या जानो बुढ़ाऊ, हम तुम्हारी तरह गंजी खोपड़ी नहीं करवाएंगे। तीसरा आदमी बोला, प्रधान जी, गांव के सारे छोरे उसने बिगाड़ दिए हैं। उनको वो मोबाइल पे वो क्या कहते हैं, हाँ मौज के वीडियो दिखा के कहता है तुमको इसके जैसा हीरो बना दूंगा। और वो खुद भी वीडियो बनाता है। अब उसकी तो दुकान चमक गई है और हमारे छोकरे जोकर बने घूम रहे हैं। कुछ करिए प्रधान जी। प्रधान तिवारी जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने महागुस्सैल बेटे जग्गू उर्फ जगन्नाथ तिवारी को बुलाया। जग्गू का गुस्सा और उसकी मूछें दोनों ही चीजें फेमस थी। उसको अपनी मूछों से बहुत प्यार था। उतना ही प्यार उसको खूबसूरत चंपा से भी था, लेकिन चंपा उसे पसंद ही नहीं करती थी। तिवारी जी ने कहा, जग्गू जाओ और उस बॉबी की दुकान को तोड़ फाड़ कर दुरुस्त कर दो। वो हमारे गांव का माहौल खराब कर रहा है। उसे ऐसा सबक सिखाओ कि वह जिंदगी भर ना भूले। हो सके तो उसे गांव से ही भगा दो। जग्गू बोला, ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ और उसको सुधार कर ही लौटूंगा। सभी बूढ़े मुस्कुराते हुए चले गए कि अब आफत आई बॉबी की। बड़ा आया नाई का बच्चा काबिल बनकर, अब मजा चखेगा। जग्गू अकड़ते हुए बॉबी की दुकान पर पहुंचा। उसने डपटते हुए कहा, क्यों बे शैतान के बच्चे, तूने पूरे गांव के सीधे साधे लड़के को बिगाड़ रखा है। अब तेरी मक्कारी यहाँ नहीं चलेगी। बॉबी बहुत चालाक था। वो बहुत दिनों से समझ रहा था कि गांव के बुजुर्ग उसके खिलाफ हैं। कई बार धमका भी चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने उसके खिलाफ जग्गू को ही उतार दिया है। अब वो अपनी जान बचाने की जुगत सोचने लगा। वो मन ही मन में कहने लगा, हे भगवान, कोई तो तरकीब बताओ, इस बिगड़ैल को कैसे संभालूं जिससे मैं अपना काम भी बना लूं और मुझे यहाँ से भागना भी ना पड़े। अचानक उसे याद आया कि जग्गू चंपा को बहुत प्यार करता है। उसे अब एक तरकीब समझ में आ गई। उसने मन में सोचा, हाँ, अब तो चंपा का नाम ही मुझे बचा सकता है। जो भी कहना है कह लीजिए जग्गू दादा। एक आप ही तो हमारे गांव के हीरो हैं। एकदम सन्नी देओल की तरह लगते हैं, लेकिन अभी बिना शेविंग के आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। चलिए पहले आपकी शेविंग कर दूं। उसकी मीठी मीठी चापलूसी भरी लच्छेदार बातों में जग्गू आ गया। वो बोला, चल कर दे शेविंग। बॉबी ने जग्गू की हेयर कटिंग की और शेविंग करने लगा। अब वो जग्गू की मूछें सेट कर रहा था कि अचानक बॉबी के हाथ में जग्गू का हाथ लग गया और जग्गू की एक तरफ की मूछ साफ हो गई। ये देखकर बॉबी डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसने सोचा, अरे आज मेरी जान की खैर नहीं। जग्गू को अपनी मूछें जान से प्यारी है, आज ये मुझे मार डालेगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा चतुर था। उसने अपने आप को संभाल लिया और जग्गू से कहने लगा, मैं उस मोहल्ले से गुजर रहा था तो मैंने सुना कि चंपा जी अपनी सहेली से कह रही थी कि अगर जगन्नाथ जी अपना गेटअप बदल ले तो मैं उनसे शादी कर लूंगी। वे तो बिल्कुल हीरो लगते हैं, पर मुझे उनकी मूछें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये सुनते ही जग्गू की आंखें खुशी से चमकने लगी। वो बोला, तू सच कहता है ना? अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तेरी गर्दन दबाकर तुझे मार डालूंगा। हाँ। बॉबी बोला, अरे मेरी मौसी खुद कहती है कि चंपा जी आपको बहुत पसंद करती है। मेरी मौसी उसी मोहल्ले में रहती है ना। बस आपकी मूछें ही आपकी शादी में बाधा बन रही है। जग्गू ने कहा, मैं मूछें हटवा दूं तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। बॉबी ने सलाह दी, अरे आप मूछें हटाकर फैंसी कपड़े पहनकर चंपा जी के सामने जाना, वो शादी के लिए हाँ कर देंगे।
आप उनसे शादी कर लेना और सबके सामने आप नकली मूछें लगा लेना। मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास नकली मूछें है। जब आपकी शादी हो जाए तो आप फिर से असली मूछें रख लेना, तब तक असली मूछें आ भी जाएंगी। हाँ, तो फिर तू जल्दी से मेरा चेहरा क्लीन शेव कर दे। ये सुनते ही बॉबी का चेहरा खुशी से चमकने लगा। आज उसने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली थी। जग्गू का क्लीन शेव चेहरा करके उसने शीशा दिखाया तो जग्गू बहुत खुश हुआ। वो बॉबी से बोला, लेकिन अब मेरा रिश्ता कराने की तेरी ही जिम्मेदारी है। अगर चंपा ने मुझसे शादी नहीं की तो सोच मैं तेरा क्या हाल करूंगा। बॉबी बोला, ए हुजूर, आप इसकी चिंता मत करें, ये जिम्मेदारी मेरी है। ये कहकर उसने नकली मूछें लाकर जग्गू के चेहरे पर चिपका दी। अब तो जग्गू बहुत खुश हो गया। उसने फौरन 500 का नोट बॉबी को दिया और कहा, बस अब तू फटाफट मेरी शादी के इंतजाम में लग जा। अगर तूने मेरी शादी करा दी तो यहाँ पर तेरी दुकान परमानेंट और पक्की है। तुझे यहाँ से हटाने वाला कोई नहीं है, नहीं तो फिर तू सोच ले। बॉबी ने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। उसने फैंसी कपड़ों में जग्गू की फोटो खींची और मोबाइल लेकर चंपा के घर पहुंचा। उसने वो फोटो चंपा को दिखाया और कहा, अरे जगन्नाथ जी तुमको इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि तुम्हारे लिए अपना पूरा हुलिया ही बदल डाला है। वे बहुत अमीर है, आप महारानी बनकर रहोगी। अब शादी के लिए हाँ कर दो, ऐसा जीवन साथी पाकर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। चंपा ने देखा सचमुच जग्गू बहुत सुंदर लग रहा था। उसने शर्मा कर हाँ कर दी। बॉबी खुशी से झूम उठा। अगले महीने जग्गू और चंपा की शादी हो गई। बॉबी ने चतुराई से अपनी जिंदगी संवार ली।